वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो गाइस, कैसे चल रही है आप लोगों की स्टडी? जैसा कि कल के लेक्चर में आप लोगों को मैंने सप्लाई का मीनिंग बता दिया था और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एक एक चीज बारीकी से बताया था कि सप्लाई क्या होता है, कब सप्लाई मानी जाएगी। सबसे बड़ी चीज जो हमने सीखी थी कि जो सप्लाई है, सप्लाई के अंदर इन 8 एलिमेंट्स का होना जरूरी था: सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल। इन आठों में से कोई भी एक एक्टिविटी होनी चाहिए। वो एक्टिविटी या तो आपने कर दी हो या आप इन फ्यूचर में करेंगे। प्लस कंसीडरेशन का होना जरूरी था, प्लस फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी था। यानी कि अगर कंसीडरेशन नहीं था तो सप्लाई नहीं माना जाता था, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं थी तो भी वो सप्लाई नहीं माना जाता था। यहां तक मेरी बात समझ में आएगी? ये कौन बोलता था? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। कल हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, जहां पे हमने ये देखा सप्लाई कब माना जाएगा। लेकिन आज हम क्या देखेंगे? आज हम इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस देखेंगे। क्या देखेंगे? इसकी कुछ एक एक्सेप्शंस देखेंगे। यानी हम वो कंडीशंस देखेंगे जब कुछ एक ऐसी कंडीशंस आएंगी जहां पे अगर एक्टिविटी जो है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना हो तो भी हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई। फिर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज देखेंगे जहां पे कंसीडरेशन नहीं होगा, जहां पे कंसीडरेशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम इसको क्या मानेंगे जी? सप्लाई मानेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बिना अभी तक हमने क्या पढ़ा था? उसकी सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी भी होती हैं जो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी वो सप्लाई होती हैं। कुछ एक एक्टिविटीज में कंसीडरेशन नहीं होता तो भी वो सप्लाई होती हैं। क्लियर? अब आ जाएंगे आगे। देखिए, आगे की एक्टिविटी को करने से पहले एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा पॉइंट है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। सेक्शन 7(1) सबसेक्शन डबल ए, सबसेक्शन सेक्शन 7(1) डबल ए। क्लियर? अब यहाँ पे ये क्लोज मेरे पास क्या कहते हैं? ये क्लोज कहता है कि अगर इंडिविजुअल के अलावा जो भी एओपी या बीओआई, जो भी अदर पर्सन हो गए, अदर देन इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, ठीक है, अगर इसने अपने मेंबर को कोई भी सर्विसेज दी और उसके बदले में कंसीडरेशन लिया तो यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसे सप्लाई मानेंगे। कि पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अब बोलोगे अदर देन इंडिविजुअल जैसे एओपी, बीओआई, इस तरीके की कोई भी एंटिटी हो गई, कोई भी पर्सन हो गया, अगर उन्होंने अपने मेंबर को कोई भी सर्विसेज दी और उसके बदले में पैसा लिया, कंसीडरेशन लिया, पैसा नहीं कह सकते, कंसीडरेशन लिया अगर कुछ भी, तो उस वो हम क्या मानेंगे? उसको सप्लाई मानेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? एनी एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन, ठीक है, बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अलावा कोई भी पर्सन हो सकता है, किसको देगा? किसके साथ एक्टिविटी करेगा? अपने मेंबर्स के साथ या कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ, और वाइस वर्सा। किसके बदले में? कैश, डेफर्ड पेमेंट या अदर वैल्यूएबल कंसीडरेशन, यानी कुछ भी कंसीडरेशन हो, डजंट मैटर, उसे सप्लाई मानेंगे। अब ध्यान से देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ये क्या कह रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट, हम ये चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, यानी अदर लॉ में किसी में कुछ भी लिखा हुआ हो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, यानी कोई अदर लॉ कुछ भी बोले, डजेंट मैटर, आपने उस चीज को नहीं देखना। ठीक है? या कोई भी जजमेंट आई हो, कोई कोर्ट कुछ कह रहा है, ट्राइब्यूनल कुछ कह रहा है, अथॉरिटी कुछ कह रही है, डजेंट मैटर, इसको हम क्या मान के चलेंगे? इसको हम सप्लाई मान के चलेंगे। द पर्सन कौन सा पर्सन? ये वाला। एंड इट्स मेंबर्स कौन से? ये वाले। ठीक है? इनको हम क्या मानेंगे? डीम्ड, यानी इनको हम मान के चलेंगे टू सेपरेट पर्संस एंड
सप्लाई ऑफ द ट्रांजेक्शन इंटरसे शैल बी डीम्ड टू टेक प्लेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी कोई लोग कुछ भी बोले, अगर किसी पर्सन ने अपने मेंबर्स को पैसों के बदले में या अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के बदले में कुछ भी सप्लाई किया, उसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, दैट डीम्ड टू बी सप्लाई। अब इसका एक चार्ट दिया हुआ है छोटा सा, बहुत अच्छे से आपको उससे क्लैरिटी आ जाएगी। आप आ जाएंगे पेज नंबर 82 पे, ठीक है, प्लीज कम ऑन टू द पेज नंबर 82। पेज नंबर 82 पे क्या किया हुआ है देखो, पर्सन्स हैं, चाहे एसोसिएशन हो या क्लब हो, कुछ भी हो, अगर इन्होंने अपने मेंबर्स को या कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कोई भी एक्टिविटीज करके दी और उन एक्टिविटीज के बदले में क्या लिया, पैसा लिया, या वाइस वर्सा, मेंबर्स ने इन्हें कोई एक्टिविटी करके दी और उसके बदले में मेंबर्स को कोई पैसा मिल गया, वाइस वर्सा इज ऑल्सो अलाउड हेयर, तो क्या होगा, तो इसको हम क्या मानेंगे जी, इसको हम सप्लाई मानेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। डन एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया। नाउ वापस आ जाइएंगे अपनी शीट पे। हाँ जी, आ गए। अब देखिए सेक्शन 7(1) सबसेक्शन 1 क्लोज ए, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज AA, ये हमने कवर कर दिया। नाउ कम ऑन टू द क्लोज बी। क्लोज बी क्या कह रहा है, मैंने अभी बताया था ना, कुछ एक ऐसे सेक्शंस आएंगे जहां पे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप उसके अंदर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो भी जीएसटी आएगा, तो भी उसे सप्लाई मानेंगे, बताया था मैंने। अब वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, क्लोज बी को अगर हम देखें, क्लोज बी में क्या कह रहा है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं एक चार्ट बनवा रही हूँ छोटा सा, वो समझ लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने बाहर से यानी इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस इंपोर्ट की, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, क्लियर, सर्विस इंपोर्ट की, अब इसमें चेक करो कि क्या कंसीडरेशन है, ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इसमें चेक करो कि क्या कंसीडरेशन है, कंसीडरेशन है, यस, कंसीडरेशन नहीं है, नो, क्लियर, दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि कंसीडरेशन है और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि कंसीडरेशन अवेलेबल नहीं है। अब यहां से आगे चेक करो, इसके बाद चेक करो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मैं ये जान के ऐड कर रही हूं, वैसे ये ऐड करने की जरूरत नहीं, यस नो, क्लियर, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, हमने यहाँ पे दो ऑप्शन ले लिए, नो। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, यस आई या नो आई डजंट मैटर, ये सप्लाई माना जाएगा, मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप लोगों को क्लैरिटी आ जाए, मैं यहाँ पे भी लिख सकती थी इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, सीधा यस के बाद में लिख देती सप्लाई है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को स्पेशली समझाने के लिए कि कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता, मैंने यस नो फिर से बनाया, ये सप्लाई क्या होगा, माना जाएगा, क्लियर, बात समझ में आई। यानी मैम अगर हमने बाहर से कोई भी सर्विसेज इंपोर्ट की और वो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है, डजंट मैटर, उसे सीधा सप्लाई कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, ये भी तो चेक करोगे ना कि वो कंसीडरेशन आया या नहीं आया, ये भी तो चेक करोगे कि कंसीडरेशन मिला या नहीं मिला, अगर कंसीडरेशन मिला है तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं, सीधा सप्लाई ट्रीट कर दो। देखो मैंने आपको सप्लाई की क्या क्या कंडीशन बताई थी, फर्स्ट कंडीशन वाज क्या होना चाहिए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, प्लस मेड और एग्रीड टू बी मेड। अब बार बार रिपीट करूंगी ना तो आप लोगों को याद आ जाएगा, मेड और एग्रीड टू बी मेड, प्लस तीसरी कंडीशन कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होना चाहिए, प्लस चौथी कंडीशन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हम क्लोज डिस्कस कर रहे हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, उसमें हम क्या कह रहे हैं कि ये क्लोज नहीं है तो भी चलने दो, डोंट वरी, सिर्फ क्या होना चाहिए,
जो सर्विसेज हैं वो आपके पास आनी चाहिए, प्लस साथ में सिर्फ कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन है तो सीधा सीधा बोल दो कि सप्लाई हुई है आप लोगों के पास। क्लियर? बट अगर कंसीडरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या करें? इसका जवाब मैं आगे आने वाले सेक्शंस में जो दूंगी, इसको पेंडिंग में छोड़ दो। ठीक है, इसको पेंडिंग में लिख दो। रीजन बीइंग इसका क्लोज अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, ये चार्ट अभी पेंडिंग है एक तरीके से। क्लियर? अभी आपको इतना सा चार्ट बना लेना है कि अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुई और कंसीडरेशन है, और कंसीडरेशन है, तो आपने फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को नहीं देखना, सीधा यहीं पे इसको क्या मान लेना है? सप्लाई मान लेना है। अगर लिखना चाहो तो यहां से भी ये वाला पैरा भी नीचे ऐड कर सकते हो, अदरवाइज यहीं से सीधा लिख दो कि ये क्या आ जाएगा? सप्लाई ट्रीट हो जाएगा। क्लियर? नो के केस में जो डिस्कशन है वो हम आगे वाले स्टेप्स पे करेंगे। बात समझ में आ गया? किसी ने नहीं बनाया चार्ट तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चले। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी क्लियर हो गया सभी को? बहुत छोटा सा क्लोज था, कोई ज्यादा बड़ा क्लोज नहीं है। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी। क्लॉज सी के अंदर हम क्या देखेंगे? क्लॉज सी में हम देखेंगे ऐसी एक्टिविटीज जहां पे कंसीडरेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, विदाउट अ कंसीडरेशन जो एक्टिविटीज हो रही हैं। फिर से सुनो, ये एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? बिना कंसीडरेशन के हो रही है, विदाउट कंसीडरेशन के। क्लियर? अब विदाउट कंसीडरेशन के भी इन एक्टिविटीज को हम सप्लाई मानेंगे। देखो क्लोज बी में हमने देखा ऐसी एक्टिविटी जहां पे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, फिर भी हमने इसको क्या माना था? सप्लाई। ठीक है, इस एक्टिविटी में फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था, फिर भी हमने इसको क्या माना था? सप्लाई। सी के अंदर, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अंदर कंसीडरेशन नहीं है। क्या नहीं है बेटे? कंसीडरेशन नहीं है, फिर भी हम इसे क्या मानेंगे? सप्लाई। फिर भी हम इसे क्या मानेंगे? सप्लाई। बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 2.27 पे आ जाइए आप लोग। आ गए? ये है वैसे पेज नंबर 2.25। थोड़ा सा इंट्रो आप यहाँ पे देख लीजिए। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिसे हम सप्लाई ट्रीट करेंगे इवन इफ इट इज मेड विदाउट कंसीडरेशन। चाहे वे विदाउट कंसीडरेशन हुई है तब भी हम इसे क्या मानेंगे जी? सप्लाई मानेंगे। क्लियर? सबसे पहले हमारे पास क्या आता है इसमें? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। समझ में आई? परमानेंटली हमने कोई बिजनेस की एसेट्स ट्रांसफर कर दी, वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, जिसके बदले में आईटीसी आपने लिया हुआ है, क्लेम किया हुआ है। ऐसी कोई एसेट्स अगर आपने फ्री में दे दी, ऐसी कोई एसेट्स आपने अगर फ्री में दे दी तो भी उसको हम सप्लाई मानेंगे, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। यहां तक समझ में आया? आगे आ जाइए, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अब सबसे पहले तो ना एक चीज मैं समझा दूं कि इसके ऊपर जीएसटी लगता क्यों है, इसे हम सप्लाई मानते क्यों हैं। आईटीसी का कंसेप्ट अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर्स देखिए, मैंने उसमें प्रॉपरली बताया है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अब देखो मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो बताती हूँ। ए एक पर्सन है, ए क्या है? एक पर्सन है। ये जो पर्सन है इसने एक लोडिंग व्हीकल खरीदा या कोई भी एसेट खरीदी, कुछ भी एसेट इसमें आप ले सकते हो। एसी खरीदा, इसने क्या किया? एसी खरीदा। उस एसी के ऊपर इसको 5000 का आईटीसी मिल गया। 5000 का आईटीसी इसने क्या किया? क्लेम कर लिया। बात समझ में आई? एक एग्जांपल के तौर पे ले रही हूँ मैं, 5000 का इसको आईटीसी उसके ऊपर मिल गया। अब इसने क्या किया? खरीदने के 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ, ये जो एसेट थी ये ट्रांसफर कर दी। किसको? अपने रिलेटिव को। किसको ट्रांसफर कर दी बेटा? अपने रिलेटिव को। अब ये जो आईटीसी था, गवर्नमेंट ने इसको आईटीसी ऑलरेडी दे दिया ना, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। ये कह रहा है जी देखो मैंने तो फ्री में ट्रांसफर करी है। मैंने कैसे ट्रांसफर करी है? बिल्कुल फ्री में, मुझे तो कोई पैसा मिला ही नहीं। जब पैसा ही नहीं मिला, कंसीडरेशन नहीं है, तो इसका मतलब ये सप्लाई नहीं है। कंसीडरेशन नहीं है
तो दैट मीन्स ये भाई साहब क्या बोले, कंसीडरेशन नहीं तो सप्लाई नहीं, तो सप्लाई नहीं। और ये 5,000 का आईटीसी ये ऑलरेडी गबन करके बैठे हैं। 5,000 का आईटीसी तो इन्होंने गबन कर लिया, लेकिन इस एसेट को बिजनेस यूज में लिया ही नहीं। बिजनेस यूज के लिए एसेट होगी तभी तो आईटीसी मिलेगा, बिजनेस यूज की एसेट होगी तभी तो आईटीसी मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये पैसा आईटीसी तो ले लिया, बट वो जो एसी था उसे बिजनेस यूज में ना लेकर के उस एसी को क्या कर दिया, अपने रिलेटिव्स को दे दिया, या व्हाटएवर किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो क्या ये चीज अलाउड है? नहीं। यहाँ तो गवर्नमेंट का 5,000 का आईटीसी का नुकसान हो गया ना। आईटीसी तो हमने बिजनेस यूज के लिए दिया था, लेकिन बिजनेस में चीज यूज ही नहीं हुई। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, चाहे आप फ्री में एसेट दे दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप फ्री में एसेट दे दो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको क्या मानूंगी, सप्लाई मानूंगी। मैं इसको क्या मानूंगी जी, सप्लाई मानूंगी। अब आप बोलोगे मैम रेट क्या लेंगे, रेट की डिस्कशन भी आगे जाके होगी, डोंट वरी, चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक चीज सीखोगे कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी तो रेट क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में जाके डिस्कस करेंगे। कहाँ डिस्कस करेंगे जी, वैल्यू ऑफ सप्लाई में। बट मैम एक चीज बताओ, ये 5,000 का गवर्नमेंट को नुकसान कैसे हुआ, ये 5,000 का गवर्नमेंट को नुकसान कैसे हुआ? ठीक है उसने आईटीसी ले लिया बेचारे ने, कोई बात नहीं, एसेट थी, आईटीसी ले लिया और फ्री ऑफ कॉस्ट आगे दे रहा है, बेचा तो कुछ है नहीं। गवर्नमेंट को क्या नुकसान हुआ, देखो गवर्नमेंट को कैसे नुकसान हुआ, थोड़ा डेप्थ में लेकर के जा रही हूँ, लेकिन जब क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। ये ए की ही मैं बात कर रही हूँ। ए ने टैक्स पे करना था, ए ने जो भी सप्लाई कर दी, परचेज करी, उसके बाद इसका जीएसटी पेबल आता था। वैसे इसका क्या आता, जीएसटी पेबल। इसने पहले ही आइडिया लगा लिया कि मैं अभी मई 2024, अभी हम किस डेट को बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल 25 मई को हम बात कर रहे हैं, 25 मई को अभी टाइम है। इसने देखा कि मेरा अगर मैं सारी सेल परचेज को अपना कंसीडर करूं तो मेरा जो टैक्स पेबल है वो 15,000 आएगा। इन्हें क्या सोचा कि मेरा टैक्स पेबल कितना आएगा, 15,000। देखो मुंह लटका हुआ है इसका, रो रहा है कि 15,000 का क्या आने वाला है, टैक्स पेबल। ठीक है, तो इसको यहां से इसका दोस्त मिला बी, ये बी जो है इसका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इसने इसको जाकर के पूछा कि भाई क्या हुआ, इतने उदास क्यों हो? तो इसने बोला कि मेरा 15,000 का टैक्स पेएबल आने वाला है, मेरा 15,000 का टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा मई में। तो ये बोला अच्छा, इसने सोच विचार लगाया कि अच्छा ये बात है, तो एक काम करूं, मैंने एक एसी परचेज करना है, मैंने एक एसी परचेज करना है, कितने का, 30,000 का। एसी के ऊपर जीएसटी कितना आता है, 28%। ठीक है, हम प्रॉपर यहाँ पे ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। और ये टैक्सेबल वैल्यू मान लो 8400 का, उसके ऊपर क्या आएगा, जीएसटी आएगा। मुझे तो वैसे ही, मैं तो कंज्यूमर हूं, 8400 का इसके ऊपर क्या लगेगा, जीएसटी। अब मैं क्या हूं, मैं तो कंज्यूमर हूं, मुझे तो वैसे ही जीएसटी नहीं मिलेगा। एक काम कर, ये जीएसटी तू ही रख ले, तेरे काम आ जाएगा। तो ये खुश हो गया, देखो ये इतना खुश हो गया, हंसी आ गई। इसने क्या किया, वो जो एसी का बिल था वो इसके जीएसटी नंबर पे ले लिया, वो एसी का बिल इसके जीएसटी नंबर पे ले लिया। इसके जीएसटी नंबर पे लिया तो यहाँ 15,000 में से 8400 माइनस हो गए, यहाँ 15,000 में से 8400 माइनस हो गए, क्योंकि यहाँ तो ट्रांजेक्शन B2B थी, इसके पास तो जीएसटी नंबर था। कंज्यूमर तो ये था, इसको तो वैसे ही जीएसटी का आईटीसी नहीं मिला था। फिर से मैं बता दूं, ये आईटीसी से रिलेटेड कंसेप्ट मैं पहले वाली वीडियोस में बता के आई हूँ, इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में। नहीं किया तो पहले वहां जाके समझ लेना बहुत अच्छे से, तभी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 8400 इसके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। क्लियर। अब 15,000 में से 8400 गए, कितने देने पड़े इसको, सिर्फ और सिर्फ 6600। कितना पेएबल आया, 6600 का, बचा कितने लिए, 8400। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हुआ था, बिल तो कटा था ए के नाम पे, फिर बाद में ए ने दिखाया कि वो एसी मैंने फ्री में अपने दोस्त को दे दिया, यानी आईटीसी खा पी के बाबूजी ने अपने दोस्त को फ्री में दे दिया। तो इस तरीके से टैक्स बहुत घूम जाता मार्केट में, हर एक का आईटीसी गबन कर लेते जितने भी ये बैठे हुए जीएसटी होल्डर,
और अपने यार दोस्तों रिलेटिव को सबको फ्री में गुड्स बांटते फिरते। तो यहाँ पे देखो गवर्नमेंट को वैसे ये कौन देता, ए की तरफ से मिलना चाहिए था ना कैश में, लेकिन एक गलत ट्रांजैक्शन घुमा करके किसको मिल गया, ए को इसका आईटीसी मिल गया और बी को फ्री ऑफ कॉस्ट गुड्स घुमा के दिखा दी। तो ऐसा गवर्नमेंट ने बोला रुको 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 रुको, दिस इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। आप सिर्फ वही बिजनेस एसेट दिखाओ जो आपको अपने बिजनेस में यूज करनी है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहने को तो ये कह सकता था ठीक है मैं बिजनेस में यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी, लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ भी रोक दिखा दी कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं दे सकते। स्टार्टिंग में बिजनेसमैन क्या करता था, यहाँ दिखा देता था कि मैंने बिजनेस में यूज किया और महीने 2 महीने बाद उठा के अदर पर्सन को ट्रांसफर कर देता था। गवर्नमेंट ने कह दिया फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर की करो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इसका जीएसटी दे दो, मुझे इसका जीएसटी दे दो, मैं इसको सप्लाई मानूंगी। क्लियर। अब यहाँ पे एक और बात आ सकती थी, एक और बात क्या आ सकती थी कि मैम ए ने जेन्युइनली कोई एसी खरीदा 30,000 का, 8400 उसके ऊपर आईटीसी था, ठीक है, लेकिन वो आईटीसी इसने क्लेम ही नहीं किया, इस आईटीसी को ए ने क्लेम नहीं किया, तो क्या तब भी अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त बी को ट्रांसफर कर देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट किसको ट्रांसफर कर देता है, बी को, तो क्या इससे भी आप सप्लाई मानोगे, नहीं, इससे मैं सप्लाई नहीं मानूंगी, क्योंकि यहाँ पे इसने ये जो आईटीसी था वो क्लेम नहीं किया था। यानी अगर आपने आईटीसी क्लेम शुरू में नहीं किया तो हम आपकी एसेट ट्रांसफर को सप्लाई नहीं मानेंगे, चाहे आप फ्री में दे दो। बट अगर यहाँ पे आपने आईटीसी क्लेम कर लिया होता तो हम इसे सप्लाई ट्रीट करते, तो हम इसे सप्लाई ट्रीट करते। समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ जाओ सेक्शन पे, अब पढ़ो सेक्शन, देखो क्या फर्राटेदार आप लोगों को समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है, परमानेंट ट्रांसफर, आपने परमानेंट ट्रांसफर कर दी या फिर डिस्पोज ऑफ कर दी। मैम डिस्पोज ऑफ पे भी, हाँ अगर डिस्पोज ऑफ हो गई ना बिजनेस एसेट तो भी उसको सप्लाई मानेंगे एज पर पैरा 1 शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 के पैरा 1 के हिसाब से हम उसे क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। क्लियर। लेकिन सिर्फ तभी मानेंगे ओनली इफ आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट्स। मैंने बताया था ना अभी, अगर आईटीसी क्लेम किया है, अगर आईटीसी क्लेम किया है तो ही आप उसको ट्रांसफर मानोगे, सप्लाई मानोगे, अदरवाइज उसको सप्लाई नहीं मानोगे। क्लियर है। आगे देखिए कंडीशंस इसके लिए क्या क्या बताई गई हैं, कौन कौन सी कंडीशंस है। सबसे पहले तो डिस्पोजल या ट्रांसफर होना चाहिए बिजनेस एसेट का, डिस्पोजल या ट्रांसफर किसका होना चाहिए, बिजनेस एसेट का होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि बिजनेस एसेट जो है वो डिफाइन नहीं की गई है जीएसटी लॉ में, तो मतलब वो सभी बिजनेस एसेट्स जो हमारे बिजनेस के अंदर यूज होती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के एसेट हो, उसको हम बिजनेस एसेट मान के चलते हैं। ट्रांसफर ऑफ और डिस्पोजल जो है वो परमानेंट होना चाहिए, ऐसा टेम्परेरी नहीं होना चाहिए आपने 2 दिन के लिए किसी को उधार दे दिया और फिर भी आप कह रहे हो कि उसको सप्लाई मान लेंगे, नहीं। जैसे आपने अपने बिजनेस में क्या किया, एक लोडिंग व्हीकल ले लिया, आपने अपने बिजनेस के लिए क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक लोडिंग व्हीकल लिया, आपका जो पड़ोसी दुकानदार था उसने 5 दिन के लिए आपका व्हीकल हायर पे ले लिया, या फिर वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिया थोड़े दिन के लिए कि हाँ मुझे एक सप्लाई करके आनी, आप 5 दिन के लिए मुझे दे दो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा नहीं है कि इसको भी हम सप्लाई मान लेंगे, नहीं, इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। 5 दिन के लिए ठीक है, वो ले गया आपने घरेलू काम से ले गया या बिजनेस के काम से ले गया, उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है, वो 5 दिन के बाद आपको वापस देके जाने वाला है। तो यानी डिस्पोजल और ट्रांसफर होना चाहिए एंड दैट मस्ट बी परमानेंट। देखिए वर्ड भी यूज हो रहा है मस्ट। क्लियर। और आईटीसी आपने उसका अवेल कर रखा, अगर आईटीसी मैंने बताया था अवेल नहीं किया तो उसको हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे, आईटीसी मस्ट बी अवेल्ड। तो 3 कंडीशंस क्या क्या आई, सबसे पहले डिस्पोजल और ट्रांसफर होना चाहिए किसका, बिजनेस एसेट का, परमानेंट होना चाहिए, टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, और दूसरा आईटीसी आपने उसके ऊपर अवेल कर लिया हो। क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया। नाउ
एक चीज और इसमें बता रखी है, दूसरे थोड़ा दूसरी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बात वही की वही है कि ऐसे बिजनेस एसेट हमें कवर नहीं करनी, दैट बिजनेस एसेट्स विल नॉट बी कवर्ड जिनका कंसिडरेशन जो है, ठीक है, डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस एसेट्स विदाउट कंसिडरेशन विल नॉट बी कवर्ड विद इन दिस पैरा वेयर आईटीसी इज ब्लॉक्ड, जहां पे आईटीसी लेना अलाउड ही नहीं है। देखो अलाउड नहीं है या आपने लिया नहीं, बात तो एक ही है ना, आपके पास तो नहीं आया। अब ब्लॉक्ड आप ये आगे पढ़ोगे किस किस का ब्लॉक्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई बाइक परचेज कर ली, आपने कोई बाइक परचेज की बिजनेस में, अब बाइक के ऊपर का आईटीसी आपको अलाउड नहीं है, बाइक ले ली, बाइक का आईटीसी अलाउड ही नहीं है, तो मतलब आपने क्लेम भी नहीं किया होगा, क्लेम नहीं किया तो ठीक है, कल को फ्री में बेचो, जैसे मर्जी बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे सप्लाई नहीं मानेंगे। फिर से सुनो, बाइक का आईटीसी ब्लॉक्ड है, आपने बाइक ली, बाइक को फ्री में सप्लाई कर दिया, फ्री में बेच दिया, तो इसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। रीजन बिंग आईटीसी ब्लॉक्ड था, आपने लिया ही नहीं होगा आईटीसी, हमें क्या मतलब, बेचते रहो फिर। या कोई ऐसी एसेट जिसके ऊपर आईटीसी तो अलाउड था लेकिन आपने लिया नहीं, नॉट बीन अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, यानी अलाउड तो था बट आपने नहीं लिया, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल्स के साथ। ध्रुव है, ध्रुव ने अपने ओल्ड लैपटॉप दे दिए जो कि बिजनेस के अंदर यूज हो रहे थे, किसको दे दिया, अपने फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट। अब देखो किस में यूज हो रहे थे जी, बिजनेस में, किस में यूज हो रहे थे, बिजनेस में। अब अगर बिजनेस में यूज हो रहा है, अब अगर बिजनेस में यूज हो रहा है, अब अगर बिजनेस में यूज हो रहा है तो दैट मीन्स आपने उसका आईटीसी भी अवेल किया होगा, आईटीसी उसका आपने अवेल किया होगा। अब आईटीसी अवेल कर रखा है आपने, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने दोस्त को दे दिया, तो उसे हम क्या मानेंगे, उसको हम सप्लाई मानेंगे। क्लियर। आगे देखिए, एक डीलर है, किसका, एयर कंडीशनर का, उसने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट, मोटर व्हीकल ट्रांसफर कर दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैंने क्या बताया, मोटर व्हीकल का ब्लॉक्ड किया हुआ आईटीसी, आईटीसी मोटर व्हीकल का क्या है, ब्लॉक्ड। जब ब्लॉक्ड है तो दैट मीन्स परचेज के टाइम पे आपने आईटीसी लिया होगा, नहीं परचेज के टाइम पे आईटीसी लिया ही नहीं होगा, तो अगर परचेज के टाइम पे आईटीसी नहीं लिया होगा तो इसको हम आज की डेट में भी सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। आगे चलिए, यहां तक सभी को समझ में आ गया। देखो बार बार एक चीज को पढ़ोगे समझोगे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल बारीकी से इस चीज को समझाऊं। बट गाइस मोटिवेशन के लिए आप लोगों को कमेंट लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक कर देना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए, ठीक है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो बहुत जल्द लाइव लेक्चर्स भी शुरू करेंगे, डाउट्स भी लेंगे, और होप सो 2024 सितंबर की रिवीजन मैं लाइव आकर के आप लोगों को करवाऊंगी, बट मोटिवेशन इज नेसेसरी फॉर दैट। आगे चलिए, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, सप्लाई अगर रिलेटेड पर्संस और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होती है, सप्लाई किसके बीच में होती है, या तो रिलेटेड पर्संस के बीच में होती है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में होती है, तो एज पर पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1 उसे हम क्या ट्रीट करेंगे, उसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे, उसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का होना जरूरी है, इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए बीच में, सिर्फ कंसिडरेशन नहीं है, कोई बात नहीं। यानी अगर पर्सनल एसेट आप ट्रांसफर कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस एसेट ट्रांसफर कर रहे हो ना तो वो तो इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाएगा, बिजनेस एसेट ट्रांसफर करनी है। मैंने बताया था अगर कोई भी लेडीज अपनी पर्सनल ज्वेलरी को आगे बेचने चली जाए तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं है, पर्सनल है वो उसकी, बट बिजनेस के अंदर अगर कोई चीज यूज हो रही है उसको आप आगे दे रहे हो, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हो, तो शेड्यूल 1 बोलता है कि उसके ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर, ठीक है। आगे आ जाइए, अब देखिए मैंने यहाँ पे दो कंडीशंस बताई, आइदर सप्लाई इज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, तो पहले हमें देखना है कि रिलेटेड पर्सन क्या है और डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है, ठीक है। देन द मेन क्वेश्चन इज दैट हु इज रिलेटेड पर्सन एंड हु इज डिस्टिंक्ट पर्सन। सबसे पहले मीनिंग समझो रिलेटेड पर्सन का, रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं, ये देखो ये कुछ एक चीजें जो बताई गई हैं इनको आप एक बार रीड आउट कर लेना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ किसी कंपनी की, तो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं,
कंपनी के ऑफिसर्स हो या डायरेक्टर्स, क्लियर, वो आपस में रिलेटेड माने जाएंगे। कोई भी लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर यानी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके पार्टनर्स आपस में क्या माने जाएंगे, रिलेटेड। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय को भी रिलेटेड मान करके चलेंगे। अब ये ध्यान से पढ़ो, अ थर्ड पर्सन कंट्रोल ऑन्स होल्ड्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रेटर देन 25% वोटिंग स्टॉक शेयर इन बोथ ऑफ देम। सुनो, अगर किसी पर्सन, कोई भी एक पर्सन है जो, एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है, उसकी होल्डिंग कंपनी है, तो वो जो होल्डिंग और सब्सिडरी फॉर एग्जांपल हो गए उनको हम क्या मानेंगे, रिलेटेड मानेंगे। अगर एक पर्सन के पास किसी कंपनी के 25% या उससे ज्यादा के शेयर हैं, स्टॉक हैं, वोटिंग राइट्स हैं, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, उस कंपनी का रिलेटेड पर्सन मानेंगे। बात समझ में आ गई? आगे देखो, हाँ अगर एक इसमें और चीज भी आप ध्यान रखिएगा, कोई भी एक थर्ड पर्सन है, एक पर्सन है ए, इसके पास दो कंपनी है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। यहां मैं लिख देती हूँ प्राइवेट लिमिटेड, एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के इसके पास कितने शेयर हैं, 30%। इसके कितने शेयर हैं, 35%, विच आर ग्रेटर देन 25%। यहां भी 25% से ज्यादा है, यहां भी 25% से ज्यादा है, तो एक पर्सन के पास दो कंपनियों के शेयर हैं जो टोटल 25 से ज्यादा हैं। दैट मीन्स दीज टू कंपनीज आर ऑल्सो रिलेटेड। ये दो कंपनीज भी क्या हैं, ये दो कंपनीज भी रिलेटेड पर्सन मानी जाएंगी। क्लियर? आगे आ जाइए। वन ऑफ देम कंट्रोल्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली टू अदर, जैसे मैंने आपको होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में बताया, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। एक थर्ड पर्सन, यहाँ पे तो क्या था, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के पास स्टॉक था, थर्ड पर्सन के पास क्या था, स्टॉक था या शेयर थे। यहाँ पे थर्ड पर्सन के पास कंट्रोल है, कोई भी एक थर्ड पर्सन है जिसके पास दो कंपनीज का कंट्रोल है, वो भी आपस में रिलेटेड मानी जाएंगी। दो पर्सन मिलके एक साथ किसी भी थर्ड कंपनी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो भी वो रिलेटेड मानी जाएंगी। सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, सेम फैमिली के मेंबर्स भी माने जाएंगे, अभी उसका मैं आगे आपको बता भी देती हूँ। वन ऑफ दैम इज सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर और सोल कंसेशनियर ऑफ द अदर। यानी कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसके अंदर अगर एक कोई सिंगल एजेंट है या सिंगल ही उसका डिस्ट्रीब्यूटर है, अदर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही नहीं है उसका, या कोई कंसेशनियर है, तो उसको भी हम रिलेटेड मानेंगे। आगे देखिए, प्रिया है, प्रिया ने होल्ड करे 30% शेयर एबीसी लिमिटेड के और 35% शेयर एक्स वाई जेड लिमिटेड के। सेम सा एग्जांपल अभी हमने दिया था। क्यू लिमिटेड हैज डिसाइडिंग रोल इन कॉर्पोरेट पॉलिसी ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आर लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, क्यू लिमिटेड जो है वो सारी कॉर्पोरेट पॉलिसी डिसाइड कर रही है आर लिमिटेड, तो क्यू लिमिटेड क्या हो जाएगी, वो आर को कंट्रोल कर रही है, तो ये दोनों आपस में क्या मानी जाएंगे, रिलेटेड। यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? तो रिलेटेड की डेफिनेशंस आप लोगों ने जस्ट पढ़ लेनी है, पढ़ने से ही आपको सब समझ में आ जाएगा। और रिलेटेड के बीच में अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ट्रांसफर हो रहा है कोई इस तरीके का, तो हम उसे क्या मान के चलेंगे, हम उसे सप्लाई मान के चलेंगे, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्यों ना हो। क्लियर? आगे देखें, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन के डेफिनेशन आपको सेक्शन 25 में बताई गई है, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वैसे हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ आप लोगों को डेप्थ में समझाना जरूरी है, अदरवाइज ये चीज आप समझ में नहीं आएगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है। अब देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है, वैसे तो ये एक सिंगल पर्सन है, डिस्टिंक्ट मतलब जिसको हम मान करके चल रहे हैं, जिसको हम मान करके चल रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग पर्सन हैं, लेकिन एक्चुअल में अलग अलग नहीं होते। जैसे एक सप्लायर है, ध्यान से सुनो, एक सप्लायर है, वो सप्लायर क्या करता है, स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है। हर एक सप्लायर क्या करता है, स्टेट वाइज जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेता है। यानी अगर कोई भी एक पर्सन है वो हरियाणा के अंदर सेल कर रहा है, हरियाणा से बिजनेस कर रहा है, तो हरियाणा में भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेगा। बट अगर उसने पंजाब से, अगर उसने पंजाब से कुछ बिजनेस किया, तो पंजाब में भी जीएसटी लेना उसको जरूरी है।
उसको पंजाब में भी जीएसटी लेना जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? तो मैम, मैं जितने भी स्टेट्स में जा करके बिजनेस करूंगा, क्या उन सभी स्टेट्स में मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेगा? जी हाँ, आपको हर एक स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन फॉर दैट। क्या कह रहे हैं ये? ही हैज टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई। यानी कि अगर आपने वहां पे टैक्सेबल सप्लाई करी तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट इफ यू आर डूइंग अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई, देन यू आर नॉट लायबल टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि आपने अगर टैक्सेबल सप्लाई की, चाहे आप XYZ किसी भी स्टेट में से करो, उस स्टेट में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट अगर किसी स्टेट में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो वहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे हरियाणा में टैक्सेबल सप्लाई है, पंजाब में टैक्सेबल सप्लाई है, यूपी में टैक्सेबल सप्लाई है, बट दिल्ली में नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। तो ठीक है ना, इसका रहने दो, इसका मतलब इन तीनों का लेना जरूरी है। इन तीनों का लेना जरूरी है, किसका? हरियाणा, पंजाब एंड यूपी का। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, ओके। अब देखिए, अब जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा, पैन आपका सिंगल ही रहेगा। सिंगल पैन पे आपके पास अलग अलग स्टेट्स में क्या आ जाएंगे? जीएसटी रजिस्ट्रेशंस आ जाएंगे। क्लियर? मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपके पास हो जाएगा स्टेट वाइज। मेरी बात समझ में आ गई? अब अगर सिंगल स्टेट हो मैम, तो देखो पहले एक बार ना पूरा ध्यान से समझ लो, डिस्टिंक्ट पर्सन पे भी आएंगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पहले ये समझ लो रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ जरूरी है। क्लियर? बट अगर हमने पहले तो क्या देख लिया कि अलग अलग स्टेट में लेना जरूरी है, लेकिन नॉन टैक्सेबल सप्लाई है तो जरूरी नहीं है। अब अगर हम बात करें एक सिंगल स्टेट की, अब अगर हम बात करें एक सिंगल स्टेट की, सिंगल स्टेट में आप चाहो तो ले सकते हो, ना चाहो तो जरूरी नहीं है। यू मे ऑल्सो गेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर एनी प्लेस इन द सेम स्टेट, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट। आपको सेम स्टेट में जरूरी नहीं है कि लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने हरियाणा के अंदर सोनीपत में ले लिया, मैंने अभी अपना प्लेस कहाँ दिखाया हुआ? सोनीपत। बट अगर मैं साथ में हिसार में भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ, तो ये दोनों क्या है? ये दोनों किसके अंदर आते हैं? हरियाणा में। तो एक सेम स्टेट में अगर आप चाहें तो दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर ना नहीं लेना चाहते तो कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों ही काम आप सेम जीएसटी नंबर पे भी दिखा सकते हैं। ये दोनों काम आप सेम जीएसटी नंबर पे भी दिखा सकते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन कौन सी होंगी? अब यहाँ पे देखो दो नाम होते हैं, कौन से? एक तो डिस्टिंक्ट पर्सन। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो डिस्टिंक्ट पर्सन और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। अब डिस्टिंक्ट पर्सन क्या है? आपने अपनी एक रजिस्टर्ड ऑफिस से किसी दूसरे रजिस्टर्ड ऑफिस में ट्रांसफर किया। अब देखो मैंने बताया था ना कि आपने कहाँ कहाँ जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया? हरियाणा में, यूपी में, और तीसरा कहाँ लिया था? पंजाब में। यहाँ लिया। तो हरियाणा से पंजाब में अगर कोई माल गया, इसको ना मैं थोड़ा सा आगे ले जा करके बना दूं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। हरियाणा, पंजाब, यूपी एंड दिल्ली। ठीक है, ये क्या है? रजिस्टर्ड। ये क्या है? रजिस्टर्ड। ये क्या है? रजिस्टर्ड। यहाँ पे आप क्या हो? अनरजिस्टर्ड। तो अगर आपने हरियाणा से पंजाब में माल बेचा, यूपी से पंजाब में बेचा, या हरियाणा से यूपी में बेचा, वट एवर कुछ भी, ये क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। ये सब क्या माने जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। क्लियर हो गया? जब आप एक रजिस्टर्ड प्लेस से दूसरे, अपने ही रजिस्टर्ड प्लेस पे, मैं दूसरे की बात नहीं कर रही हूँ, आप अपने एक रजिस्टर्ड प्लेस से दूसरे रजिस्टर्ड प्लेस के पास माल भेजते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। क्लियर? नाउ अगर हरियाणा से दिल्ली के पास कुछ माल गया, पंजाब और दिल्ली के बीच में आपस में कुछ ट्रांसफर हुआ, मैं दोनों साइड एरो लगा देती हूँ, या फिर यूपी से दिल्ली के बीच में कुछ ट्रांसफर हुआ, तो इसे हम पता है क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसका मतलब मैम,
अगर रजिस्टर्ड से किसी अनरजिस्टर्ड हमारी फर्म या हमारी फर्म के पास अगर पैसा गया, सॉरी स्टॉक गया, तो उसको हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। जी हाँ। अगर हमारी एक रजिस्टर्ड एंटिटी से दूसरी अनरजिस्टर्ड एंटिटी के पास कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, उसे हम एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। बट अगर दोनों ही रजिस्टर्ड एस्टैब्लिश रजिस्टर्ड एंटिटीज के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई, कोई भी लेन देन हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे। क्लियर? अब आ जाओ। अब यहाँ पे देखो क्या दिखाया हुआ है कि एक रजिस्टर्ड ऑफिस से, आपके एक रजिस्टर्ड ऑफिस से दिल्ली के आपके दूसरे वेस्ट बंगाल के रजिस्टर्ड ऑफिस पे कुछ भी लेन देन हुआ, कोई भी एक्टिविटी हुई, उसे हम क्या मानेंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? और अगर मैं बात करूं आपके एक रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से दूसरे अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप के ऊपर उत्तराखंड में कोई भी लेन देन हुआ, उसे हम क्या मानेंगे? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। मैंने आपको बताया था कि लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो इन्होंने उत्तराखंड के अंदर जीएसटी नहीं लिया। लीकर के ऊपर जीएसटी नहीं था, तो उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया? जीएसटी नहीं लिया, वहां पे ये अनरजिस्टर्ड पर्सन ले। लेकिन महाराष्ट्र में इनकी टैक्सेबल सप्लाई होती थी, तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले लिया। अब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड एंटिटी के बीच में कुछ भी लेन देन हुआ, उसे हम, या कोई भी ऐसा कुछ होता है, तो इसे हम मानेंगे क्या? इसे हम मानेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। ये डिस्टिंक्ट पर्सन की तो एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन अगर आपकी दोनों ही एंटिटीज रजिस्टर्ड है, तो उसे हम मानेंगे डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर? और डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में कुछ भी लेन देन होगा, तो उसे क्या माना जाएगा जी? उसे सप्लाई माना जाएगा। उसे सप्लाई माना जाएगा एज पर शेड्यूल 1 पैरा 2। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, एग्जाम्पल दे रही है। मोहन है जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रजिस्टर्ड है, उसका हेड ऑफिस कहाँ पे? दिल्ली में। उसने एक और जो रजिस्ट्रेशन है वो ले लिया कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे उसने अपनी एक नई ब्रांच ओपन की। क्लियर? तो इन दोनों को क्या मानेंगे? इन दोनों को डिस्टिंक्ट पर्सन मानेंगे, क्योंकि दोनों ही ब्रांचेस जो है वो रजिस्टर्ड है। क्लियर? ये सेम वही है, नॉन अल्कोहलिक लीकर, अल्कोहलिक लीकर वाला और दूसरा। तो यहाँ पे नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल के बीच में हो रही है, इसे हम क्या मानेंगे? एस्टैब्लिशमेंट मान लेंगे। पढ़ लेना एक बार। आगे चलेंगे। स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर क्वालिफाई एज सप्लाई। अगर आपका स्टॉक ट्रांसफर होता है, ब्रांच ट्रांसफर होता है, तो इसे हम क्या मान के चलेंगे? इसे हम सप्लाई मान करके चलेंगे, अगर कोई भी दो ब्रांचेस के बीच में आपका हो रहा है। क्लियर? देखिए, आपकी कोई भी दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जहां पे आपने कोई भी गुड्स ट्रांसफर कर दी, अपनी फैक्ट्री से आपने डिपो में ट्रांसफर किया, या किसी भी तरीके का कोई भी एक्टिविटीज की, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच के अंदर आप माल भेज रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई। ये सप्लाई होती नहीं है, लेकिन हम मान करके चलेंगे। अब मैम देखो, लखनऊ में भी मेरा ही ऑफिस है, मेरा ही शोरूम है, और दिल्ली में भी। यहाँ पे इसको रजिस्टर्ड फैक्ट्री दिखा रखा है, कोई बात नहीं। आपकी फैक्ट्री है लखनऊ में, फैक्ट्री से कपड़ा बन के दिल्ली में आ रहा है। अब आप ये कह रहे हो कि सरकार इसके ऊपर भी जीएसटी लगा देगी, इसको भी सप्लाई मानेगी। हाँ, सरकार इसको सप्लाई मानेगी। मैम ऐसे तो हमें नुकसान हो जाएगा। हम अपने एक हाथ से कोई भी स्टॉक दूसरे हाथ पे रख रहे हैं, अपनी एक एस्टैब्लिशमेंट से दूसरे एस्टैब्लिशमेंट के पास लेकर के जा रहे हैं, जस्ट इसमें भी आप लोग जीएसटी लगा दोगे। हाँ, लेकिन आपको नुकसान कोई नहीं होगा। नुकसान क्यों नहीं होगा? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, यहां से गया 10,000 का माल, या 1 लाख का लगा लो यार। 1 लाख का माल गया, उसके ऊपर 12% जीएसटी है। कितना लग गया? 12,000। ठीक है, इनके ऊपर 12,000 का जीएसटी लग गया। अब यहाँ पे वो जो जीएसटी इन्होंने इसको पे किया, एज अ आईटीसी इनके जीएसटी पोर्टल पे आ जाएगा या नहीं आएगा? इनको उसका आईटीसी भी तो मिल जाएगा ना। जब कल को ये आगे बेचेंगे, तो फर्दर इसकी छूट नहीं मिल जाएगी। मतलब सरकार ये कह रही है, ठीक है आपने हमें पे कर दिया, कोई बात नहीं, आगे उसका आईटीसी भी तो क्लेम करोगे, तो क्लेम करते रहना उसका आईटीसी। अभी फिलहाल के लिए हम इसको डीम्ड सप्लाई ही मानेंगे। आप अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के पास माल लेकर के जा रहे हो, फैक्ट्री से शोरूम पे ले जा रहे हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर। आपके एक एस्टैब्लिशमेंट से एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी पे गया ना, तो हम इसे क्या मानेंगे जी? डीम्ड सप्लाई ट्रीट करके चलेंगे। क्लियर? डिस्टिंक्ट पर्संस के बीच में अगर कोई सप्लाई होती है, तो उसे आप क्या मानोगे? डीम्ड सप्लाई मानोगे, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। देखो, रघुवीर ने फैब्रिक ट्रांसफर कर दिया 1000 शर्ट्स का अपनी फैक्ट्री से
लखनऊ के रिटेल शोरूम पे इन डाली, सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम हियर। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फैक्ट्री एंड रिटेल शोरूम ऑफ रघुबीर फैब्रिक्स आर रजिस्टर्ड इन द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड। ये दोनों के दोनों रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पे कंसिडरेशन कह रहा है, हमने कोई भी चार्ज नहीं किया, वी चार्ज नो कंसिडरेशन फॉर दैट। क्लियर। लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाएगा, दे विल बी कॉन्स्टिट्यूट एज सप्लाई, इसको हम सप्लाई मान करके चलेंगे। आगे देखो, रघुवीर ने ट्रांसफर कर दी 1000 शर्ट्स अपनी फैक्ट्री से लोकेटेड इन लखनऊ, ध्यान से सुनो, लोकेटेड इन लखनऊ, वेयर टू हिज रिटेल शोरूम इन कानपुर। कहां पे, कानपुर में, ठीक है। सो दैट द सेम कैन बी सोल्ड फ्रॉम हेयर, इट हैज टेक वन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनके पास रजिस्ट्रेशन एक ही है उत्तर प्रदेश में। देखो ये भी उत्तर प्रदेश में है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो रजिस्ट्रेशन क्या है, सिंगल, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है। रजिस्ट्रेशन क्या है, सिंगल। ऊपर जो हमने देखा था ना, ध्यान से देखो, ये थी लखनऊ में, ये थी डाली में, स्टेट अलग अलग थे, स्टेट क्या थे, अलग अलग। यहाँ पे क्या है, स्टेट सेम है, स्टेट क्या है, सेम। तो जब स्टेट सेम है तो यहाँ पे इसको सप्लाई नहीं मानेंगे, यानी यही फैक्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट दूसरी जो शोरूम है वो सेम स्टेट में होगा तो इसे हम सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, एस्टैब्लिशमेंट सेम पैन के अंडर है, यस। क्या उसके हमने सेपरेट रजिस्ट्रेशन लिए हैं, अगर नहीं लिए तो जीएसटी नहीं आएगा, लिए हैं तो जीएसटी आएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो मैम अगर यहीं पे यूपी और कानपुर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन, सॉरी लखनऊ और कानपुर का अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता तो जीएसटी आता ऑब्वियसली। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को। अभी 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी पानी पी लीजिए, मैं भी पी लेती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर से एक बार देखो, दो अलग अलग स्टेट्स थे, रजिस्ट्रेशन था दोनों में, तो उसमें डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एक सिंगल स्टेट है, दोनों का अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, यानी यहाँ कानपुर और लखनऊ का अगर अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, इसका ये भी रजिस्टर्ड है, ये भी रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे इसको डीम्ड सप्लाई मानेंगे। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन दोनों का एक सिंगल रजिस्ट्रेशन है, तो इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे और इस ट्रांसफर को हम सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर। आगे देखेंगे, ये शेड्यूल टू पैरा टू ही चल रहा है अभी तक। क्लियर। अब इसमें शेड्यूल टू पैरा टू में हमने देखा था कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये दोनों भी आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई भी आपस में क्या है, रिलेटेड पर्सन है। ठीक है। अब अगर ये दोनों रिलेटेड पर्सन है तो क्या मैम इन दोनों के आपस में जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसके ऊपर भी जीएसटी आएगा? जैसे कि क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉइज को क्या देता है जी, सर्विस। एम्प्लॉइज को क्या देता है, सर्विस। इसके बदले में एम्प्लॉयर इसको क्या देता है, कंसिडरेशन। ऑब्वियसली क्या देता है, कंसिडरेशन। तो इन दो रिलेटेड पर्संस के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई, क्या उसको भी हम सप्लाई मान के जीएसटी लगा दें? क्या उसको भी हम क्या मान लें, सप्लाई मान लें? तो नहीं, आप लोगों को ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में जो सर्विसेज देते हैं, कंसिडरेशन देता है एम्प्लॉयर उसके बदले में उसको, तो उसको आपने जीएसटी के स्कोप से बाहर रखना है। इसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, इसको सप्लाई नहीं मानना, ना गुड्स का ना सर्विसेज का। ठीक है।
बट मैम कई बार ना एम्प्लॉय से खुश हो गए, एम्प्लॉयर क्या करता है उसको गिफ्ट दे देता है। पहले राजा महाराजा होते थे ना, कुछ भी मतलब उनके वहाँ कोई भी ऐसी गुड न्यूज आई या कुछ भी उनको अच्छा लगा कि हमने फलाना युद्ध जीत लिया, वो क्या करते थे, अब सोना चांदी हीरा जवाहरात गिफ्ट दे देते थे। तो आजकल कई बार क्या करता है एम्प्लॉयर खुश हो गए, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देता है अपने एम्प्लॉइज को। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दिया, तो क्या वो टैक्सेबल होगा? देखिए अगर 50,000 तक की वैल्यू का गिफ्ट है, XYZ कुछ भी, 50,000 तक की वैल्यू का गिफ्ट, कब? पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में। यानी मैम पहले 10,000 का दिया, फिर 5,000 का, फिर 25,000 का, फिर 20,000 का, सबकी वैल्यू तो 50,000 से कम है। क्या इसको सप्लाई नहीं मानेंगे? सबकी वैल्यू नहीं, टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू देखो कितनी है, टोटल वैल्यू 60,000 है, तो यानी इसको सप्लाई मान लेंगे। अगर टोटल वैल्यू ना फाइनेंशियल ईयर 50,000 से ज्यादा है तो इसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। बट अगर टोटल वैल्यू ऑफ द गिफ्ट्स आर लेस देन 50,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, उसको आप लोग सप्लाई ट्रीट नहीं करोगे। छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ ज्यादा है ही नहीं इसमें। क्लियर? बट एक ध्यान रखने वाली बात है, और ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, एक ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है, व्हाट अबाउट परक्विजिट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय? अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को परक्विजिट दे दिए तो क्या करना है? देखिए पहली बात, जो एम्प्लॉय को परक्विजिट दिए जाएंगे, दैट मस्ट बी इन द कोर्स और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट, वो उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, वो उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। क्लियर? और दूसरी बात, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी जब वो जॉब पे गया था या जो भी सारे के सारे एम्प्लॉयज हैं, आप उनको कोई परक्विजिट दे रहे हो तो उस आप लोगों के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या होना चाहिए? एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट बना होना चाहिए कि हम आपको ये परक्विजिट देंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है तो जीएसटी नहीं आएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो जीएसटी आएगा। A perquisite provided by employer to its employee in terms of contractual agreement, in terms of his contractual agreement agreed between the employer and the employee are lieu on the services provided by the employee to the employer in form to his employment। छोटी सी बात है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आ गया? आज जितना हम लोगों ने कर लिया एक बार उसको हम गो थ्रू कर लेते हैं, तब हम आगे चलेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के बारे में बताया था। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अगर इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई या नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्विसेज इंपोर्ट किए हैं और कंसिडरेशन आया है तो आप ऑलवेज उसे सप्लाई ट्रीट करेंगे। आफ्टर दैट हमने पढ़ा शेड्यूल 1 सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज सी में। शेड्यूल 1 के अंदर हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज थी? वो एक्टिविटीज जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर ट्रांजेक्शन हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर कोई सेल या परचेज हुआ तो उसको हम सप्लाई ट्रीट कर लेंगे, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। क्लियर? सबसे पहला हमने इसमें कौन सा देखा? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। एक सेकेंड, ये आ गए हम इसमें। सबसे पहले हमने देखा था परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। कोई भी आपने बिजनेस एसेट ली, परमानेंटली ट्रांसफर किया, डिस्पोज ऑफ कर दी तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्लियर? कंडीशंस क्या थी? एक तो वो बिजनेस एसेट होना चाहिए, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल होना चाहिए। परमानेंट यानी इसमें एक अलग से भी इसने बता दी कि वो परमानेंट जरूर हो और आईटीसी आपने अवेल कर रखा हो। अगर आईटीसी अवेल नहीं किया या आईटीसी ब्लॉक्ड था इस वजह से आपने अवेल नहीं किया तो आपको इसको ट्रांसफर जो है वो नहीं मानना, इसको आपने सप्लाई ट्रीट नहीं करना है। क्लियर? आगे आ गया हमारे पास रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में। अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हुई तो उसको हम सप्लाई ट्रीट करेंगे। अब सबसे पहले हमने देखा रिलेटेड पर्सन कौन है। रिलेटेड पर्सन की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन आप लोगों को समझा दी थी, ये एक बार आप रीड आउट कर लेना। इनके बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुई तो उसे सप्लाई मानेंगे, चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो। आगे हमने डिस्टिंक्ट पर्सन देखे। आपने क्या किया, आपके पास अलग अलग स्टेट्स में काम चल रहा है, ठीक है। अगर जिन जिन स्टेट्स में आपने
टैक्सेबल सप्लाई करनी है उन स्टेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। अगर किसी स्पेस पे आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। अगर एक टैक्सेबल एंटिटी से दूसरी टैक्सेबल एंटिटी को सप्लाई किया, या आप यूं कह सकते हो कि एक रजिस्टर्ड एंटिटी से दूसरी रजिस्टर्ड एंटिटी को सप्लाई किया, तो उसे हम क्या मानेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन। और अगर एक रजिस्टर्ड एंटिटी से दूसरी अनरजिस्टर्ड एंटिटी के पास आपने कुछ भी ट्रांसफर किया, तो इन दोनों को हम क्या मानेंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर। अब अगर दो अलग अलग जीएसटी नंबर है, दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है, आपने इन दोनों के बीच में कुछ भी ट्रांसफर किया, तो उसके ऊपर आपके पास जीएसटी लग जाएगा। क्लियर। पर अगर दो अलग अलग यूनिट्स हैं, एक के पास रजिस्ट्रेशन है एक के पास नहीं है, तो यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा। अब बात करें सिंगल स्टेट की, क्या सिंगल स्टेट में आप दो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? अगर आप दो रजिस्ट्रेशन लेना चाहें तो अलाउड भी है, ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई जरूरी भी नहीं है। हिसार और सोनीपत है, अगर आपने दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लिए तो जीएसटी भी आएगा। अगर दोनों जगह आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिए तो जीएसटी भी, सॉरी, एक जगह आपने रजिस्ट्रेशन लिया लेकिन दूसरी जगह आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो इन दोनों को आपस में सप्लाई भी ट्रीट नहीं करेंगे। बट दोनों जगह रजिस्ट्रेशन है तो उसे सप्लाई ट्रीट करोगे, जीएसटी लग जाएगा। इसके बाद पढ़ा हमने एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की सर्विसेज को आपस में हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं, और अगर गिफ्ट मिला एम्प्लॉय से तो कितने तक अलाउड है, 50,000 तक, कोई टैक्स नहीं है, 50,000 तक अलाउड है, इसे सप्लाई नहीं मानोगे। 50,000 से ज्यादा है सप्लाई मान लोगे। परक्विजिट देनी अलाउड है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है तो जीएसटी नहीं आएगा, सप्लाई नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है तो सप्लाई मान लिया जाएगा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है जी, यहां तक आज हमने कवर कर लिया। कल हम देखेंगे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में अगर कोई सप्लाई होती है तो उसे डीम्ड सप्लाई कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, विदाउट एनी कंसिडरेशन। इस टॉपिक को हम कल कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट्स होते कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।